ज़िंदगी के इस मोड़ पे तुमने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? क्या कभी तुम सुकून से रह पाओगे? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। बाजी की शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे और मैं बहुत खुश थी। नए नए तरीके के कपड़े सिलवा रही थी, नए नए डिज़ाइन डलवा रही थी। चाहे पहने ना जाए, लेकिन कम से कम नहीं तो 8 जोड़ी कपड़े तो होने चाहिए ना अम्मी। मैंने अपनी अम्मी से कहा तो अम्मी ने कहा कि हाँ, सारी शादी में तुम ही कपड़े बदलती रहना, काम तो मैं करूँगी। और मैं हंस पड़ी। और इस तरीके से हमने खूब धूमधाम के साथ बाजी की शादी की तैयारियां शुरू कर रखी थी। कभी मार्केट जाते तो कभी कहाँ जाते और सब चीज़ें ले लेकर आ रहे थे। शादी के दिन नज़दीक आ गए और वो दिन भी आ गया जब हल्दी, बटना, मेहंदी सब हमने खेल करके बारात वाले दिन अपने जीजू का इस्तकबाल करा और स्वागत करा। निकाह भी हो गया। अब फिर सदी का टाइम, तो उससे पहले आता है सलामी का टाइम। अब सलामी के टाइम पे जीजू के सारे यार दोस्त आके खड़े हो गए। मैं भी बड़ी इतरा रही थी, इठला रही थी, क्योंकि आज मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। हर कोई ये कह रहा था कि तुम्हारी खूबसूरती आज चार चांद बिखेर रही है। मैं भी अपने आप को परियों की तरह समझ रही थी, जैसे कोई शहज़ादी अपने आप को समझती है। क्योंकि बहनों की शादी में और भाई की शादी में ये मौका मिलता है। अपनी शादी में तो इंसान अंदर ही बैठा रहता है, उसमें कहाँ बाहर निकलने के लिए वक्त मिलता है। और जैसे ही हमने सलामी के लिए गिलास आगे बढ़ाया तो जीजू तो पहले शर्मा रहे थे, फिर बाद में इतने खुल गए, कहने लगे पहले मेरे दोस्तों को पिलाओ, फिर उसके बाद मैं दूध पीऊँगा। दूध का गिलास जैसे ही मैंने उनके दोस्तों के सामने रखा, उन्होंने कहा हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और उनमें से एक ने कहा कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इतनों के बीच में उसने मुझे जब ये लफ्ज़ कहा तो मैं मुंह देखती रह गई कि आखिर इसने क्या कहा, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पूरे मेहमानों के बीच में एक लड़की का अगर कोई इस तरीके से हाथ पकड़ता है तो रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पर देखती रह गई और मेरी अम्मी अब्बू आ गए और कहने लगे ये क्या बदतमीज़ी है, इसका हाथ छोड़ो। कहने लगा कि बारात यहाँ से जब ही जाएगी जब आप अपनी इस बेटी का निकाह मुझसे कर देंगे। मैं मुंह देखती रह गई कि अचानक से ऐसा कैसे कह सकते हैं। हर किसी के चेहरे के ऊपर हवाइयाँ थी, हर किसी के मुंह के अंदर अलग अलग बातें थी। हो सकता है पहले से इनका अफेयर हो, अगर था तो माँ बाप से कह देती ना, क्यों करा इस तरीके से। मैं उस लड़के को जानती थी क्योंकि कॉलेज में वो कई बार मुझसे मिल चुका था, लेकिन मैं हमेशा से उसे नज़रअंदाज करती आई थी क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था। मुझे मेरी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने माँ बाप के हाथों से विदा होना था। ना ही मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि मैं ये करूँगी या वो करूँगी। बस मुख्तसर सा ख्वाब था कि शादी अपनी अम्मी अब्बू की मर्ज़ी से ही करनी है, जैसे बाजी के सारी रीत रस्म पूरे हुए हैं ऐसे मेरे भी होंगे। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने बहुत हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथ इतनी मज़बूती से उसने पकड़े रखा था, सारी चूड़ियाँ टूट गई और बारात वहीं रुक गई। मेरे जीजू के चेहरे के ऊपर ज़रा सा भी शिकवा शिकन नहीं थी। उन्होंने भी यही लफ्ज़ कहा कि अब तो बारात जब जाएगी यहाँ से दुल्हन को लेके, जब मेरे दोस्त की शादी मेरी साली के साथ हो जाएगी। मैं चुप थी, मैं देख रही थी कि कल तक जो जीजू मुझसे इतनी देर तक बातें करते थे, मेरी तरफदारी करते थे, आज अचानक से ऐसे क्या हुआ। मैं खामोश रही। दुनिया के तरह तरह की बातें कर रही थी मेरे बारे में। कोई कह रहा था कॉलेज जाके यही तो होता है, आप देखो क्या आया है सामने। वो लड़का अड़ीबाजी पे था। घर के अंदर दो बारातें आई हुई थी, एक दरवाजे पे थी और एक आके खड़ी थी। ये नहीं समझ में आ रहा था ज़िंदगी क्या खेल खेल रही है। अक्सर ये लड़का मुझे कॉलेज में परेशान करा करता था और मैं इसे डांट दिया करती थी। कई बार इसने मुझे बहुत परेशान करा तो मैंने कॉलेज में प्रिंसिपल से शिकायत करी। कई बार इसने मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करी, तो मैंने जाके इसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा और कहा कि मैं उनमें से नहीं हूँ जैसे तुम समझते हो, और आइंदा से अगर तुमने मेरा पीछा फिर से करा तो मैं अपने घर वालों को बता दूँगी। अब तक मैंने किसी से ज़िक्र नहीं करा था। घर पे आने के बाद में मैं नॉर्मल हो गई। मैंने सोचा सारी बातें रफ़ा दफ़ा हो जाती हैं, ऐसे तो पता नहीं कितने लड़के पीछे पड़ते हैं। और उसके बाद में मैं सब चीज़ें भूल गई। मुझे नहीं पता था कि वो थप्पड़ का बदला वो इस तरीके से मुझसे लेगा। 4 यार दोस्तों के बीच में मैंने उसके थप्पड़ मारा था, उसने तो बिरादरी के बीच में मेरी इज़्ज़त उतार दी थी। और घर के अंदर एक माहौल रोने पीटने का पड़ गया। अम्मी ने, चाची ने, फूफो ने अब्बू को समझाया कि देखिए घर से बाहर बात निकलेगी कि रिश्ता आना मुश्किल है।
अब ऐसे करते हैं कि इस लड़के का इससे निकाह कर देते हैं, दहेज वगैरह बाद में दे देंगे। और इस तरीके से ना मेरी ज़बरदस्ती से शादी हो गई। मैंने बहुत मना करा, बहुत कहा कि अब्बू ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर, लेकिन वो कहने लगे पहले तो कॉलेज में जाके तुमने हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी और अब अपने आप को पाक साफ़ कह रही हो। मैं जानती थी और अल्लाह जानता था कि मैं बेकसूर थी। वो चीज़, जुर्म की सज़ा मुझे मिलने जा रही थी जो मैंने कभी करा ही नहीं था, जिसके ख़िलाफ़ मैं खुद आवाज़ उठा रही थी। लेकिन कहते ना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने लड़कों के हक़ में रखी है। हर फ़ैसला जब चाहे वो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, जब चाहे वो किसी के ऊपर उँगली उठा सकते हैं। और इस तरह से उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। खैर निकाह हो गया और निकाह हो के रुखसती हो के मैं अपनी ससुराल पहुंची। जहां मेरी बाजी सपने सजाए अपनी ससुराल जा रही थी, वहीं मैं रोती हुई अपनी ससुराल पहुंची। स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। सबसे पहले कानों में आवाज़ आई, ये तो लड़कियां होती हैं ऐसी हैं, अच्छे घराने जहाँ देखती हैं वहीं लड़कों को फंसा लेती हैं। पैसे वाला लड़का चाहिए था इसे। एक बहन की तो इसके गरीब घर में शादी हुई और ये आई हमारे यहाँ पर, देखो। फिर दूसरी बार मेरी सास ने कहा, इसने मेरे भोले भाले लड़के को फंसा लिया है, इसने मेरी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। फिर मेरी नंद आई, कहने लगी कि निकाह करके आ तो गई है, ऊपर पड़ के ना दान दहेज कुछ नहीं, खाली हाथ हिलाते हुए आ गई है। ऐसी लड़कियां ऐसी ही आती है, ऐसे तो भाग के ही आ जाती है हमारे यहाँ। इस तरीके की बातें मेरे साथ हो रही थी और मैं चुप थी। साथ में वो भी खड़ा सुन रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा था और मुस्कुरा रहा था। इतनी दिल के अंदर बोझ, इतना काला उसके दिल के अंदर। बस छुपते छुपाते मैं उसके कमरे में पहुंच गई। उस कमरे में मेरा दम घुट रहा था, ऐसा दिल कर रहा था कि घर से यहाँ से निकल के जा। आज मैं ऐसी दुल्हन बनी थी जिसका ना 16 श्रृंगार था ना कुछ था। बाजी की शादी के जो मेरे कपड़े थे मैं उनमें विदा होके इसके घर आ गई थी। बड़े अरमान से मैंने बाजी के यहाँ के लिए कपड़े सिलवाए थे और देखो उसका अंजाम क्या हुआ। रात हुई, उसने मुंह दिखाई करी और कहा, तेरी बेइज्जती का बदला मैंने देख तुझसे कैसे लिया। मैं उसका मुंह देख रही थी। मैंने कहा, अगर तुझे मुझसे बदला लेना था किसी और तरीके से ले लेता, लेकिन तूने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहने लगा कि तूने भी तो 4 दोस्तों में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला मैंने पूरी बिरादरी के सामने लिया तुझसे। अब तू देख तेरी ज़िंदगी में क्या से क्या कर दूँगा। और इस तरीके से हमारे रास्ते अलग थे, हमारी दुनिया अलग थी। लेकिन वो ना चाहते हुए भी सब कुछ मुझे झेलना पड़ा। सब फिर मैंने सोचा, या किस्मत या नसीब, मेरी किस्मत में यही लिखा था। शायद कुछ अच्छा ही लिखा हो ऊपर वाले ने। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किसी की किस्मत काली रात में लिखी जाती है। मेरी किस्मत शायद काली अंधेरी रात में लिखी गई थी। सुबह होने के बाद मैं इतनी बातें सुनी, इतने ताने सुने। एक साइड में मैं खड़ी रही, सब नाश्ता करते रहे और मैं एक तरफ मुंह देखती रही। दुल्हनों वाला कोई साहब ही नहीं था, उसने तो ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, वो तो करके चला गया। अगले दिन बाजी के यहाँ पे वलीमा था। सब तैयार होके बाजी के यहाँ वलीमे में चले गए और मैं घर में तन्हा अकेली रह गई। और ये सोचती रह गई, आज बाजी के यहाँ मैं भी जाती कितना अच्छा होता, आज हम लड़की वाले बन के जाते। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था मानो एक भयानक ख्वाब देख रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है क्या ख्वाब टूट जाएगा, ये सुबह हो जाएगी। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत थी। बाजी का वलीमा अच्छा हुआ, चौथी वगैरह सब हो गई। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कोई लेने आया, ना मैं अम्मी के घर गई। सुबह से शाम हो गई इंतज़ार करते करते, पर मुझे कोई लेने नहीं आया। और उसकी माँ ने आने के बाद में फिर जो मुझे बातें सुनानी शुरू करी है, फिर जो उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से भी होगी। कहते हैं वक्त कभी नहीं रुकता, मेरे साथ भी नहीं रुका, चलता चला गया। मैं एक आग में जलती चली गई और वक्त आगे आगे बढ़ता रहा। शादी के 2 महीने गुजरे थे। अचानक से उसने कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ और वो दुबई चला गया। मुझे वहीं छोड़ गया जहाँ मैं रह रही थी, यानी कि मेरे ससुराल में। और बस सारा दिन घर का काम करती और दुनिया की बातें सुनती, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अम्मी के जा नहीं सकती थी, किसी से कह नहीं सकती थी। चुपके चुपके मैं बाजी से थोड़ी बहुत बातें कर लेती। मेरे पास फ़ोन जब देखा तो उन्होंने वो फ़ोन भी छीन लिया और कहा, इस घर के अंदर ऐसे ही रहा जाएगा। ना पैसे थे पास में, ना फ़ोन था पास में। एक वो सज़ा काट रही थी कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं थी। खैर वक्त गुज़रा। 2 महीने के बाद जब वो चला गया, मैंने सोचा शायद वहाँ से बदल के आएगा और मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक लेटर आया
और उसमें लिखा था कि अम्मी मैं उससे कह देना मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। वो मैंने तुम्हारे लिए निकाह करा था, तुम उसे घर में रखो, वो तुम्हारी खिदमत करेगी और ये वाली बीवी मेरे साथ रहेगी। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है किसी के साथ? क्या जुर्म किया था जिसके ऐसी सज़ा दी? ये ख़त सुनने के बाद में, ये सारी बातें देखने के बाद में मैं बहुत रोई, बहुत घबराई, अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह कोई तो रास्ता मेरे हक़ में निकाल, क्योंकि मुझसे अभी जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तो उसकी माँ और उसकी बहनें मुझ पे हाथ उठाने लगी थी। अगर मैं किसी से कुछ कहती तो हर कोई ये कहता प्यार मोहब्बत की शादी में यही होता है, तुमने प्यार से शादी करी, उसका अंजाम ये है। आपी को भी मेरी बातों पे यकीन नहीं था, वो भी यही कहती थी कि तूने जान के ये सब कुछ करा और अनजान बन रही है। बड़ी कस्में खाई, सब कुछ करा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो भी आता वो बातें सुना के चला जाता। पूरा दिन काम करती, फिर खाना के अंदर हर चीज़ के अंदर कीमें निकाली जाती, कोई मुंह पे थप्पड़ मारता तो कोई सिर पे मार देता। अक्सर मेरी सास सिर पे मारती तो मैं सोचती थी जाने दे, बड़ी हैं, अम्मी की तरह हैं मेरी, इन्होंने तो कोई गलती नहीं करी मेरे साथ, इनके बेटे ने करा जो भी कुछ करा। मैं जी जान से उनकी खिदमत करती, उनकी बातें सुनती और यही सोचती कि कभी तो कुछ तो मेरे लिए मेरे हक़ में बेहतर होगा, लेकिन कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हुआ। आखिरकार 2 साल गुज़र गए ऐसे ही देखते। 2 साल के बाद जब वो आया तो उसकी गोद में एक बेटा था और उसकी बीवी उसकी बाहों में थी। जब वो आया तो मैं एक नौकरानी की तरह एक तरफ खड़ी थी। अब मेरा चेहरा भी मुरझा गया था, रंग भी मेरा फीका पड़ गया था। अब मैं ऐसी लग रही थी जैसे उम्र दराज हो गई। 2 साल ने मेरे बदन से हर चीज़ छीन ली थी। इन टेंशनों ने मेरे चेहरे का नूर छीन लिया था। हमेशा यही सोचती रहती थी अब क्या होगा, और वो अपनी बीवी के साथ मुझे जितना हो सकता था जलाने की कोशिश करता। वो ये सोचता कि मैं देखो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर क्या करा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, इसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरा हक़ हिसाब सारा हरा है। मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसकी माँ के दिल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रहम आने लगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे उस बात की सज़ा मेरे बेटे ने दी जो तू नहीं नहीं करा, तू ये कहती है, लेकिन मैं नहीं मानती। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तू भी अपनी ज़िंदगी को आबाद कर। जानते जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं उससे बात करती हूँ, तेरा खुलासा करा दूँगी, फिर तू अपनी ज़िंदगी जीना। मैंने उनसे कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, ये बताइए आप। आपके बेटे ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए, ना माँ के जा सकती हूँ, ना कहीं और जा सकती हूँ। इससे बेहतर ये है कि आपके घर में हूँ, घर का काम करती हूँ, यही सोच करके जैसे कि किसी और के घर काम करती थी, मैं आपके घर काम कर रही हूँ, आपकी खिदमत करूँगी। बस ये कि आप मुझे थोड़ा प्यार दें और वक्त दें, ताकि आपका बेटा संभल जाए। दूसरी शादी तो कर ली, क्या पता वो मुझ पे भी ध्यान दे। हो सकता है उनके दिल में अल्लाह ने रहम दिया हो। वैसे सासें ऐसा कुछ करती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके दिल के अंदर रहम आया, शायद आखिरत के बारे में सोचा हो।